Hello to all of you. I am Mrityunjay Rai and I most welcome to all of you in this beautiful session of Indian Polity. प्यारे बच्चों, मैं मृत्युंजय राय और हम शुरू करेंगे इंडियन पॉलिटी। आज से इंडियन पॉलिटी की सभा प्रारंभ हो रही है। अब तक आपने हिस्ट्री पढ़ा है, आइए आज हम लोग बात करेंगे इंडियन पॉलिटी की। ये पहली सभा है इंडियन पॉलिटी की। इंडियन पॉलिटी यूपीएससी या स्टेट सिविल सर्विसेज के लिए जो इम्पोर्टेंट है, तो सबसे पहला सवाल मेरे जहन में आता है जब भी आप पॉलिटी की बात करते हैं कि व्हाट डू यू मीन बाय राज्य व्यवस्था। इसका मीनिंग क्या है? आप जो है वो राज्य व्यवस्था से क्या समझते हैं? व्हाट डू यू मीन बाय राज्य व्यवस्था। अगर आप इसे ब्रेक करेंगे तो आपको बिल्कुल दिखाई देगा कि राज्य प्लस व्यवस्था, राज्य प्लस व्यवस्था इज इक्वल टू राज्य व्यवस्था। यानी सीधी सी बात है कि वह व्यवस्था जिसके तहत किसी राज्य का शासन चलाया जा सके या किसी राज्य को संचालित किया जा सके, या वह व्यवस्था जिसके तहत किसी राज्य का शासन और प्रशासन दोनों सुचारू रूप से चलाया जा सके, वह व्यवस्था राज्य व्यवस्था कहलाती है। एनी सिस्टम, एनी क्रेसी, by any means by which the state could govern smoothly, the state could operate smoothly, the state could run smoothly, that system is known as Indian polity. So please note down, any system, इसमें तंत्र जरूरी है। any system or crazy by which any state could govern smoothly that is known as polity। किसी व्यवस्था के तहत जब राज्य का संचालन सुचारू रूप से किया जाएगा उसे क्या कहा जाएगा? राज्य व्यवस्था। अब एक और सवाल कि सर राज्य क्या है? अगला सवाल ये होता है कि व्हाट डू यू मीन बाय स्टेट। आप राज्य से क्या समझते हैं? एक और सवाल यह है कि व्हाट डू यू मीन बाय स्टेट। आप राज्य से क्या समझते हैं? एक सवाल ये भी तो है, ठीक है। तो आइए देखा जाए स्टेट क्या होता है। देखिए, जब भी हम बात करते हैं स्टेट की या राज्य की, तो लोग को लगता है अच्छा राज्य मतलब वो यूपी, बिहार, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, केरला और आंध्र प्रदेश, तेलंगाना। नहीं, ऐसा नहीं है। राज्य का मतलब यहाँ पे प्रांतों से नहीं है। स्टेट इज एन अब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट। लिखिए थोड़ा सा इसके बारे में। मैं देखिए चीज़ों को यहाँ पे थोड़ा सा पॉलिटिक कॉन्सेप्चुअल है, हम लोग लिखते हुए चलेंगे। आप समझिए कि स्टेट क्या है। तो स्टेट एक पॉलिटिकल, एक अब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट है। स्टेट इज मोटा कर लेते ज़्यादा अच्छा है। इज एन अब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट। स्टेट इज एन अब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट। स्टेट जो है एक कैसी अवधारणा है? तो राज्य जो है वह एक अमूर्त अवधारणा है। क्या है राज्य? एक अमूर्त अवधारणा है। यानी राज्य को जो है आप देख नहीं सकते, आप छू नहीं सकते, उसे सिर्फ महसूस कर सकते हैं, ठीक है। अब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट which can be realized at every moment of life, राज्य एक ऐसी अमूर्त अवधारणा है जिसे जीवन में प्रत्येक क्षण आप महसूस कर सकते हैं। आप घर से बाहर निकलिए या आप घर में हैं,
आपके यहाँ बिजली आती है? बिजली का उत्पादन के वितरण तक एक जमाने में राज्य के पास था और अभी वो प्राइवेट कंपनियों के पास भी है, लेकिन रेगुलेशन स्टेट के पास है। आप रोड पे निकलिए, ट्रैफिक कंट्रोल स्टेट। आपके मन में एक भावना है कि आप सुरक्षित हैं, स्टेट, राज्य है। आपके आसपास जो कुछ हो रहा है, व्यक्ति के जन्म से लेकर के उसकी मृत्यु तक प्रत्येक क्षण उसके आसपास जो कुछ घटित हो रहा है उसमें प्रत्यक्षता अथवा परोक्षता राज्य की भूमिका है, बिना राज्य के नहीं हो सकता। Yes, from the birth till death, the everything which happened, it may be directly or indirectly, state is involved. राज्य क्या है उसमें सम्मिलित है। अमूमन राज्य का मतलब जो है वह एक अवधारणा से है, और कैसे धारणा है तो एक पॉलिटिकल अप्रोच, ठीक है। स्टेट इज अ पॉलिटिकल स्ट्रक्चर। क्या है स्टेट? पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है। स्टेट इज अ पॉलिटिकल स्ट्रक्चर। राज्य क्या है तो राज्य जो है एक राजनीतिक संरचना है। कहोगे सर कौन कौन आएगा इसमें? तो देश की संसद, राज्यों के विधानमंडल, प्रधानमंत्री, पूरा मंत्रिपरिषद, मुख्यमंत्री मंत्रिपरिषद, संसद, न्यायपालिका, तो ये सब इसमें आएंगे, ये सब इसमें आएंगे, ठीक है। तो हम लोग अभी शासन की बात करेंगे, हम लोग अभी शासन की भी बात करेंगे, ठीक है। अब एक सवाल और पूछता है कि राज्य के एलिमेंट क्या क्या हैं, ठीक है। तो राज्य की बात समझ में आ गई कि राज्य क्या है। तो राज्य का ऐसी अमूर्त अवधारणा है जो आपको जीवन के हर क्षण पर क्या होगा, महसूस होगा, दिखाई नहीं देगा। राज्य से आशय एक ऐसे राजनीतिक संरचना से है जो क्या करता है, जो गवर्न करता है, जो शासन चलाता है। क्या चलाता है? शासन चलाता है, या उसके लिए क्या करता है, सिस्टम बनाता है। उसके लिए क्या बनाता है? व्यवस्था बनाता है। तो राज्य एक ऐसी अमूर्त राजनीतिक संरचना है जो शासन चलाती है या शासन को चलाने के लिए क्या करती है, व्यवस्था बनाती है, वह राज्य है। अब एक टॉपिक और आता है कि एलिमेंट ऑफ स्टेट। एक टॉपिक और क्या आएगा, एलिमेंट ऑफ स्टेट। आइए देखा जाए, हेडिंग दीजिए एलिमेंट ऑफ स्टेट। कि कैसे मानेंगे हम कि कोई राज्य है। ये बड़ा कंफ्यूजन है आज के डेट में कि भैया वो राज्य है, कोई भी संस्था राज्य है या नहीं है, कोई भी पद राज्य है या नहीं है, ये हम कैसे मान लें। आप कहेंगे हम मान लेंगे, ऐसा तो होगा नहीं। तो देखिए राज्य के लिए 4 चीजें होना आवश्यक है, बिना 4 चीजों के राज्य नहीं होगा। एक है राज्य के लिए जियोग्राफिकल एरिया या टेरिटरी। राज्य के लिए क्या जरूरी है, एकदम नोट करते रहिएगा। देखिए मैं बहुत सुंदर सुंदर साफ साफ लिख रहा हूं। जियोग्राफिकल एरियाज, हाँ, राज्य के लिए क्या चाहिए, भूभाग जरूरी। अब भूभाग पे तो लोग भी रहेंगे, तो राज्य के लिए पॉपुलेशन जरूरी है, जनसंख्या। राज्य के लिए क्या है, जनसंख्या भी जरूरी है, पॉपुलेशन भी जरूरी है, और राज्य के लिए गवर्नमेंट जरूरी है। और राज्य के लिए जो जरूरी है वो है सोवरेनिटी। आप लोग करो सर हिंदी में भी लिख दो थोड़ा सा। हाँ लिख देते हैं हिंदी में थोड़ा सा। भूभाग, जनसंख्या और सरकार और संप्रभुता। ठीक है, भूभाग, जनसंख्या, सरकार और संप्रभुता, ये सब राज्य के आवश्यक अंग हैं। यानी एक निश्चित भौगोलिक प्रदेश होना चाहिए, वहां पे जनसंख्या होनी चाहिए और वहां पे सरकार होनी चाहिए, मे बी इलेक्टेड, मे बी सिलेक्टेड, मे बी मोनार्की, डेमोक्रेसी, ऑटोक्रेसी, कोई भी हो, सरकार होनी चाहिए बस।
वो किसी भी फॉर्मेट की सरकार हो, सरकार होनी चाहिए, और वह कैसी होनी चाहिए? संप्रभु होनी चाहिए। इंटरनली और एक्सटर्नली वह संप्रभु होनी चाहिए। अब फॉर एग्जाम्पल कि मान लीजिए रिलायंस कंपनी क्या राज्य है? कि भाई रिलायंस का मुंबई बहुत बड़ा ज्योग्राफिकल एरिया है, ज्योग्राफिकल एरिया तो है ही, और एंटीलिया से लेकर के जो रिलायंस का टावर है वहां तक जितने लोग काम कर रहे हैं, जो कर्मचारी हैं, वो उसकी जनसंख्या में भी शामिल हो सकते हैं। अंबानी साहब सरकार बन सकते हैं, सरकार के रूप में आ सकते हैं। क्या संप्रभुता है? क्या संप्रभुता है? क्या एंटीलिया पे या अंबानी जी पे या किसी और इंडस्ट्रियलिस्ट पे भारत का कानून लागू नहीं होता? होता है, होता है। तो उनकी संप्रभुता नहीं है, इसलिए वह राज्य नहीं है। राज्य में क्या आएगा? तो देश यानी भारत। राज्य क्या है? इंडिया। अब आपने एक शब्द और सुन लिया है, संप्रभुता क्या होती है? व्हाट डू यू मीन बाय सोवरेनिटी? आपने सुना ना सोवरेनिटी एक शब्द। तो आइए हम लोग बात करते हैं कि सोवरेनिटी क्या होता है। देखिए समझिए इस बात को कि सोवरेनिटी होता है। मैं थोड़ा सा कलर चेंज कर करके पढ़ा रहा हूँ ताकि थोड़ा सा कलरफुल भी लगे और इंटरेस्टिंग लगता रहे आप लोग को, ठीक है ना? संप्रभुता समझते हैं आप लोग? व्हाट डू यू मीन बाय सोवरेनिटी? संप्रभुता। देखिए इसको तोड़ दीजिए, जब भी कोई शब्द ना समझ में आए तोड़िए। सम प्लस प्रभु, सम प्लस प्रभु, जो ईश्वर के समान हो, यानी एब्सोल्युटली independent, no interference, it means no interference, neither externally nor internally। ठीक है? हाँ, ये कैसा होना चाहिए? संप्रभु होना चाहिए, एब्सोल्युटली इंडिपेंडेंट होना चाहिए, ना तो ये इंटरफेरेंस इसमें किसी भी प्रकार का मान्य नहीं है, न आंतरिक तौर पे न बाह्य तौर पे। यानी ऐसी सत्ता जो आंतरिक और बाह्य निर्णयों के लिए क्या हो? पूर्णतः आजाद हो। लिख लीजिए, ऐसी सत्ता जो आंतरिक और बाह्य निर्णयों के लिए क्या हो? आजाद हो, वह क्या कहलाएगी? संप्रभु कहलाएगी। तो हम लोगों ने बात किया यहां पे कि शासन व्यवस्था क्या है, एलिमेंट ऑफ स्टेट समझ में आ गया। भूभाग होगा, जनसंख्या होगी, सरकार होगा और संप्रभुता होगी, तो क्या कहेंगे हम लोग उसको? कि राज्य है। ठीक है? अब एक सवाल और आता है हमारे पास, एक सवाल हम लोग बात करेंगे मेंस का। ठीक है, आइए देखा जाए, एक सवाल लिखा जाए हम लोग यहाँ पे, मेंस का एक सवाल लिखते हैं पहले हम लोग, फिर हम चर्चा करेंगे उस सवाल की। क्वेश्चन है, व्हाट इज द नीड ऑफ स्टेट अ डेवलपिंग कंट्री लाइक इंडिया? व्हाट इज द, लिखिए, व्हाट इज द नीड ऑफ। हाँ देखिए, पॉलिटी में स्टार्टिंग से ही, क्योंकि मुख्य परीक्षा में पॉलिटी से सवाल आते हैं, पॉलिटी डे 1 मेंस ओरिएंटेड चलेगा। हाँ ध्यान दीजिए, जब भी सिविल की तैयारी करनी है मेंस ओरिएंटेड करना है। अगर मेंस ओरिएंटेड तैयारी नहीं होगी प्रीलिम्स का भी नहीं होगा। व्हाट इज द नीड ऑफ स्टेट? व्हाट इज द नीड ऑफ स्टेट? राज्य की क्या जरूरत है? ठीक है, व्हाट इज द नीड ऑफ स्टेट स्पेशली इन डेवलपिंग नेशन, स्पेशली in developing nation, in developing nation like India। ठीक है, like India। What is the need of state especially इन डेवलपिंग नेशन लाइक इंडिया? मान लीजिए ये क्वेश्चन जो है, अमूमन जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो 8 to 12 मार्क्स के आ रहे हैं। ये क्वेश्चन अगर आपको 8 या 12 मार्क्स से पूछा जाए तो क्या करेंगे? तो सबसे पहले लिखने का एक हिस्सा आता है, आप सबसे पहले लिखेंगे इंट्रोडक्शन। सबसे पहले क्या लिखेंगे आप? इंट्रोडक्शन।
ठीक है, लिखिए। इंट्रोडक्शन में आप सीधा जो है स्टेट को डिफाइन कर दीजिए। क्या कर दीजिए? डिफाइन स्टेट। राज्य से आप क्या समझते हैं? ये लगभग 3.5 लाइन में आपको यहां पे डिफाइन कर देना, दैट्स ऑल। और अब हम बात करेंगे मेन बॉडी की। जैसे अगर मुझे लिखना होता इस प्रश्न का उत्तर, तो मैं कहता कि बिफोर डिस्कसिंग व्हाट इज द नीड ऑफ स्टेट वी मस्ट डिस्कस व्हाट डू यू मीन बाय स्टेट। राज्य की क्या आवश्यकता है यह जानने से पहले हमें यह जानना जरूरी है कि राज्य होता क्या है। अकॉर्डिंग टू मी, ध्यान दीजिएगा, जब तक कोई किसी बड़े आदमी का कथन न हो, किसी संविधान विशेषज्ञ का कथन न हो, एन पालकीवाला, सुभाष कश्यप जैसे विद्वानों का कथन न हो, तब तक सब कथन आपका है। जो विचार आपके मन में लिखिए। अकॉर्डिंग टू मी, द स्टेट इज एन abstract concept by which the entire system of government could run. The state is a political structure which help in the smooth operation of administration in the society and civilization. आपको समझ में आने से मतलब है, जो समझ में आएगा वो लिखिए। डेफिनेशन हो गया पूरा। अब आइए मेन बॉडी में। अब यार सोच के देखिए कि हमारे के यहाँ राज्य की आवश्यकता कब हमको महसूस हुई। तो हमारे के यहाँ राज्य की आवश्यकता हमको आज़ादी के समय हमने राज्य का कॉन्सेप्ट सोचा कि भैया हमारे के यहाँ शासन व्यवस्था होगी तो डेमोक्रेटिक हो गया। यानी हम लोग बात करते हैं आज़ादी के समय की। अच्छा, आज़ादी के समय हमारे पास कौन कौन से चैलेंजेस थे? क्या वो चैलेंजेस बिना राज्य के पूरे हो जाते? क्या वो चैलेंजेस बिना स्टेट के फुलफिल हो जाते? तो पहला चैलेंज था नेशन बिल्डिंग। अब आपको इसे एक्सप्लेन कर देना है। नेशन बिल्डिंग प्रोसेस लिख लीजिए, बल्कि राज्य निर्माण की प्रक्रिया। हम जब आजाद हुए तो हमारा देश जो है राज्य निर्माण की प्रक्रिया में अभी कदम रख रहा था। आपको स्टार्ट करना है इसको कब से? 1947 से इसको स्टार्ट किया। क्या क्या प्रॉब्लम था हमारे पास? सबसे बड़ा प्रॉब्लम था कि हमारे यहाँ बहुत सारा जो हिस्सा था देश का वो अलग रहना चाह रहा था। इंटीग्रेशन, यूनिटी एंड इंटीग्रेशन का चैलेंज था या नहीं था? था। हमारे के यहाँ राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया में यूनिटी और इंटीग्रेशन का चैलेंज था या नहीं था? राष्ट्र को एकता के सूत्र में बांध करके रखने का एक चैलेंज था या नहीं था? तो क्या आपस में बिना राज्य के सब लोग एकता के सूत्र में बंध करके रह जाते? नहीं, बहुत मुश्किल होता। दूसरा, हम जब आजाद हुए तो दूसरा हमारे पास समस्या था इंटरनल सिक्योरिटी का। इंटरनल सिक्योरिटी, आंतरिक सुरक्षा। अब मुझे बताइए कि आंतरिक सुरक्षा की चुनौती से निपटने के लिए क्या राज्य की भूमिका है या नहीं है? अभी आप देख रहे होंगे, अभी लगभग न जाने क्या दौर चल रहा है देश में। पहले वो एक महिला के बयान पे उत्तर प्रदेश के तमाम नगरों में और हिंदुस्तान के तमाम नगरों में पथराव, तोड़फोड़, आगजनी की घटनाएं हुई। उसके बाद भारत सरकार के अग्निपथ योजना जो सेना में एंट्री की स्कीम के ऊपर है, उसको लेकर के युवाओं में काफ़ी आक्रोश है। और टू बी वेरी फ्रैंक, तमाम राजनीतिक दल इसमें अपनी रोटियां सेक रहे हैं। युवाओं को भड़काने, बरगलाने और उन्हें गलत रास्ता दिखाने पर मजबूर कर रहे हैं। मैं कुछ ज़्यादा नहीं कहना चाहूँगा, सिर्फ एक लाइन कहना चाहूँगा कि जिसके दिल में देश की रक्षा का जुनून होगा वो देश को जलाएगा तो नहीं। जिसके दिल में देश के लिए मर मिटने का ख्वाब होगा, देश के प्रति समर्पण होगा, वो राष्ट्र की संपत्ति
और राष्ट्र की धरोहर को आग के हवाले नहीं करते। बात समझ रहे हैं? रक्षा करना रहती है। तो इस समय इंटरनल सिक्योरिटी के चैलेंजेस हो गए हैं। जैसे हमारे पास इसके अलावा भी तमाम, एक तो ये होगा कि भाई टाइम टाइम पे एंटी सोशल एलिमेंट आते रहेंगे। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सारे यूथ एंटी सोशल हैं, ये मेरा ऐसा कुछ कहना नहीं था, मैं सिर्फ एग्जांपल दे रहा था। ठीक है, एंटी सोशल एलिमेंट्स आपको बार बार परेशान करते रहेंगे। उसके बाद नक्सलिज्म, उसके बाद सेपरेटिज्म, उसके बाद माओइज्म, मतलब तमाम विचारधाराएं हैं। हम जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे, मजहब विचारधारा के नाम पे लड़ते रहते हैं। नक्सलवाद, माओवाद, अलगाववाद, ये तमाम समस्याएं आएंगी। तो इन समस्याओं से कौन निपटेगा? अकेले व्यक्ति के बस का है या राज्य की आवश्यकता पड़ेगी? बताइए। मुझे लगता है कि राज्य ही इन सब से बेटर तरीके से निपट सकते हैं। तीसरा है मेंटेनिंग पीस एंड लॉ एंड ऑर्डर। मेंटेनिंग पीस एंड लॉ एंड ऑर्डर। ठीक है, शांति और विधि व्यवस्था को बनाए रखने के लिए राज्य की आवश्यकता है या नहीं, ये बताइए। आप सड़क पे जाते हैं तो आज सड़कों पे रिक्शा वाला भी चल सकता है, साइकिल वाला भी चल सकता है, बाइक वाला भी, मारुति अल्टो, ओमिनी और फॉर्च्यूनर और पोर्श वाला भी चल सकता है, एमजी हेक्टर वाला भी चल सकता है। अगर राज्य न हो, राज्य की कोई व्यवस्था न हो, तो जो महंगी वाली गाड़ियां हैं, माइबक, मर्सिडीज, माइबक, लैंड रोवर और रेंज रोवर जैसी जो गाड़ियां हैं, जैगुआर जैसी जो महंगी गाड़ियां हैं, क्या लगता है आपको कि उनके आगे सड़कों पे पैदल रिक्शा वाला, ठेला वाला चल पाएगा? क्या लगता है? सड़क पे चलने देंगे वो लोग? क्योंकि उनके पास एक तर्क होगा कि हमने महंगी गाड़ी ली है, हमने ज्यादा टैक्स भरा है और इसलिए सड़क पर हमारा अधिकार रिक्शे वाले से, ठेले वाले से ज्यादा। तो भाई ऑब्वियसली लॉजिक ही तो दे रहे हैं, लेकिन उनके लॉजिक के ऊपर सरकार का मैजिक चल जाता है और सरकार कहती है बेटा यह किताब संविधान पढ़ो, ये कहता है कि समानता का। तो शांति व्यवस्था, वरना रोड्स क्या होता? तो रोज रोड रेज की घटनाएं होती, रोज एक्सीडेंट होता, साइड न मिलने पर गोली मार देने की घटनाएं, या रिक्शा वाला, ठेले वाले, दिहाड़ी मजदूरों को कुचल करके अपनी गाड़ी को 180 की स्पीड में उड़ाने की जो क्षमता भारतीयों के पास थी, वह आपको हर मिनट दिखाई देती। क्षमता आज भी है, दिखाई देती अलग बात है, क्योंकि आज हमारे पास क्या है? स्टेट है, राज्य है। तो मेंटेनिंग पीस एंड लॉ एंड ऑर्डर। लॉ एंड ऑर्डर के लिए क्या चाहिए? राज्य चाहिए ना। आज आप रात को 12 बजे, 1 बजे, जैसे मैं कभी भी जाता हूं तो अक्सर मेरी जो जर्नी होती है वो नाइट में होती है, 12 बजे, 1 बजे। क्यों भाई? रात में ट्रैवल कर लेंगे ताकि दिन बच जाए, दिन काम करेंगे। तो आई कैन एंजॉय फ्रीली, आई कैन फ्रीली मूवमेंट विदाउट एनी फेयर। मेरे पास कोई डर नहीं, बिना डर के मैं घूम लेता हूं। क्यों? पुलिस है, लॉ एंड ऑर्डर है, आप घूम सकते हैं बिना किसी भय के, बिना किसी डर के। तो इसके लिए क्या चाहिए? इसके लिए राज्य चाहिए। ये बताइए कि राज्य जो है, लोक कल्याण के कार्यक्रम कौन चला रहा है? राज्य ही तो चला रहा है। आज आयुष्मान भारत हो या उज्ज्वला योजना हो या सुकन्या समृद्धि योजना हो, ये सब अगर राज्य न होता तो क्या ये सारी योजनाएं चल पाती? अगर राज्य न होता तो क्या ये समस्त, ये तमाम योजनाएं चल पाती? किसी भी एंगल से, किसी भी केंद्र चल पाती है? तो जितना आपको अपने आसपास वेलफेयर दिख रहा है वो कौन कर रहा है? राज्य। जो तमाम योजनाएं आ रही हैं गरीबों के लिए, मजदूरों के लिए, युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए, दिव्यांगों के लिए,
चाहे वो इंश्योरेंस के सेक्टर में हो, वो बैंकिंग के सेक्टर में हो, वो टेलीकॉम के सेक्टर में हो, सब कौन ला रहा है? राज्य ला रहा है। ये सब कौन ला रहा है? राज्य। तो राज्य का होना इसीलिए आवश्यक है कि वेलफेयर, लोक कल्याण के कार्यक्रम चलते रहे। आप सोचिए कि एक आपको मैं एक एग्जांपल देता हूं। आपने सुना होगा BSNL घाटे में चल रहा है, आपने सुना होगा MTNL घाटे में चल रहा है, दोनों तब भी जिंदा है। और मान लीजिए इसको सरकार ने बेच भी दिया तो क्या लगता है आपको कि टाटा, ये जो जियो वाले हैं या जो एयरटेल है या जो VI हो गया है, वोडाफोन और आइडिया, ये लोग मिलकर के क्या लगता है कि आपको लूट पाएंगे? नहीं, क्योंकि इन सब के ऊपर बैठा है कौन? ट्राई, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, TRAI हो, सॉरी, अथॉरिटी ऑफ इंडिया, TRAI, ट्राई है ना। आप स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं, आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, इनके लिए कौन बैठा है? सेबी। आज जितने बैंक हैं, चाहे वो प्राइवेट बैंक, क्या फ्रॉडरी कर सकते हैं वो लोग? कौन? RBI बैठा है इनके ऊपर। गॉट इट। तो वेलफेयर के जितने प्रोग्राम हैं वो सारे प्रोग्राम कौन चला रहा है? तो वो सारे प्रोग्राम सरकार चला रही है। ठीक है, आइए हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। बहुत छोटा सा प्रश्न है ये, मैं डिस्कस कर रहा हूं ताकि आप लिख पाएं। कोशिश कीजिएगा लिख करके आप कमेंट बॉक्स में डाल देने का, मैं चेक करूंगा। आप कोशिश करेंगे प्रश्नों को लिख करके कमेंट बॉक्स में पोस्ट करने का, मैं चेक करूंगा। ठीक है, आइए अगला है कि यहां पे कुछ इंटरेस्ट ग्रुप हैं। हित समूह, जैसे मान लीजिए कि अखिल भारतीय हिंदू परिषद या विश्व हिंदू परिषद, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद या कोई अलग विचारधारा। भाई हित समूह तो किसी चीज में हो सकता है। हित समूह जाति पे हो सकता है, हित समूह जो है वर्ग पे हो सकता है, हित समूह विचारधारा पे हो सकता है। ठीक है, हित समूह व्यवसाय पे हो सकता है। तो तमाम भारत में जो हित समूह हैं, जो अक्सर आपस में टकराते रहते हैं, आपको ये टकराहट संसद से लेकर के विधानमंडल तक और विधानमंडल से लेकर के पंचायतों तक देखने को मिलेगा, चाहे वो जिला पंचायत हो चाहे वो ग्राम पंचायत। तो ये जो इंटरेस्ट ग्रुप हैं, क्या लगता है कि इनके आपस में जो क्लैशेज होते रहते हैं, इनके जो आपस में कॉन्फ्लिक्ट्स होते रहते हैं, अगर राज्य न होता तो क्या ये कॉन्फ्लिक्ट्स किसी, जैसे मान लीजिए कि कई बार ऐसा होता कि एक ऐसा वर्ग है जो किसी जाति विशेष या किसी धर्म विशेष पर आधारित है और उसकी सरकार है, उस विचारधारा की सरकार है, तो जो बाकी लोग होंगे वो तो कुचल दिए जाएंगे। क्या ये संभव है हिंदुस्तान में? क्या भारत में ये संभव है? नहीं। क्यों? ना गीता बड़ी है ना कुरान, ना गीता बड़ी है ना कुरान, सबसे बड़ा है संविधान हिंदुस्तान। ना गीता बड़ी है ना कुरान, सबसे बड़ा है संविधान हिंदुस्तान। इसलिए चाहे किसी भी जाति वर्ग विचारधारा की सरकार हो, बाकी जातियां, बाकी वर्ग, बाकी विचारधाराएं, बाकी समुदाय सुरक्षित होंगे और हर हाल में सुरक्षित होंगे। यहाँ पे क्या है? रूल ऑफ लॉ, विधि का शासन है। तो इन इंटरेस्ट ग्रुपों को के कॉन्फ्लिक्ट से, क्लैशेस से बचाना भी जरूरी है। और क्या करेंगे इसके लिए हम लोग? तो अगला हम लोग लिख लेते हैं, वही हम लोग अगला लिखते हैं, रूल ऑफ लॉ, एस्टैब्लिशिंग रूल ऑफ लॉ। ये कौन सा नंबर था? शायद 5वां था, ये 6ठा रहेगा। एस्टैब्लिशमेंट भारत में विधि का शासन स्थापित करने के लिए भी सरकार चाहिए ना, वरना सोचिए कि क्या कभी किसी अमीर आदमी को सजा हो पाएगी अगर रूल ऑफ लॉ नहीं होगा? तो हमारे क्या धर्म ग्रंथों से देश नहीं चलता है, हमारे क्या देश चलता है? किससे? संविधान से, लॉ से चलता है। चाहे वो फंडामेंटल लॉ हो, फंडामेंटल लॉ हो, और फंडामेंटल लॉ क्या होता है किसी देश का? कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन
किसी देश का जो संविधान है वही उस देश का फंडामेंटल लॉ, मूल विधि है। या कोई अदर लॉ जैसे आईपीसी, सीआरपीसी, एविडेंस एक्ट, सीपीसी, या तो लॉ से चलेगा या तो फंडामेंटल लॉ से चलेगा देश, या आईपीसी, सीआरपीसी इन सबसे मिलकर के चलेगा, लेकिन लॉ से चलेगा देश। श्रीमद् भगवत गीता, कुरान पाक, हॉली बाइबल, जिंद अवस्था और श्री गुरु ग्रंथ साहिब से नहीं चलेगा। उससे समाज चल सकता है, देश नहीं। देश के लिए क्या होना चाहिए? फंडामेंटल लॉ होना जरूरी है, दैट इज कॉन्स्टिट्यूशन। उसके अलाइड लॉ जैसे आईपीसी, सीआरपीसी, सीपीसी, एविडेंस एक्ट, फैमिली लॉ, तमाम सारे, या सिविल कोड की बात हो रही है तो रूल ऑफ लॉ होना चाहिए। अगर रूल ऑफ लॉ कैसे आएगा? तो हमारे पास रूल ऑफ लॉ के लिए क्या है? जुडिशरी है। और कैसी जुडिशरी है? इंडिपेंडेंट एंड इंटीग्रेटेड, एकीकृत और आजाद न्यायपालिका है। तो हमारे पास क्या है? रूल ऑफ लॉ है। कोई भी व्यक्ति हो, कितना भी अमीर हो, कितना भी ताकतवर हो, कितना भी उसके पास पैसा हो, क्या लगता है कानून से ऊपर है? क्या कोई कानून से बच पाएगा? नहीं। आज देखिए, बड़े बड़े पूंजीपति या बड़े बड़े जो धर्मगुरु या धर्माचार्य, सो कॉल्ड धर्माचार्य थे, आज कहाँ हैं? जेल में। क्यों? क्योंकि कानून से ऊपर कोई नहीं है। रूल ऑफ लॉ एस्टेब्लिश किसने किया? राज्य ने किया। पकड़ा, मुकदमा चलाया, इन्वेस्टिगेशन किया, किसने किया? सब राज्य ने किया। अगर राज्य ना होता तो रूल बाय इंडिविजुअल या लॉ बाय इंडिविजुअल या रूल बाय सम पावरफुल पीपल होता। क्या लगता है कि बड़े बड़े पूंजीपति, बड़े बड़े बाहुबली टाइप के लोग गरीबों का जीना मुश्किल कर देंगे? क्या ऐसा है? नहीं। आपको मैंने सड़क वाला एग्जांपल दिया था। और इसके अलावा जो सातवीं बात मैं आपसे कहना चाहता हूं, वो मैं कहना चाहता हूं सोशल चेंजेस। देखिए, सामाजिक परिवर्तन जब भी आएगा उसे एस्टैब्लिश करने की जिम्मेदारी हमेशा लॉ की होती है या हमेशा स्टेट की होती है। कोई भी सोशल चेंजेस जो अकड़ होगा, सोसाइटी में अकड़ होगा, उसे एस्टैब्लिश कौन करेगा? उसे एस्टैब्लिश कौन करेगा? स्टेट। फॉर एग्जाम्पल, महिलाओं को बराबरी का अधिकार किसने दिलाया? एंटी डॉरी एक्ट है ना आज हमारे क्या? आज दहेज लेना और देना दोनों ही अपराध है। तो ये सोशल चेंजेस सरकार के दबाव में ही तो बने आए धीरे धीरे। अच्छा, प्री नटाल जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, प्री नटाल जेंडर टेस्टिंग, भ्रूण जांच, भ्रूण की लिंग का जांच आज गैर कानूनी है। अच्छा छोड़ो, बाकी सब छोड़ो, इधर देखो एलजीबीटी। क्या लगता है कि आज समाज ने एलजीबीटी को एक्सेप्ट कर लिया है? सोशल चेंजेस है, ये सामाजिक परिवर्तन है। तो पहले कानून ने इनको मोहर दिया। अगर कोई व्यक्ति है वो कहता है कि आई एम फ्रॉम दिस कम्युनिटी एंड आई वांट सिक्योरिटी फ्रॉम द सोसाइटी बिकॉज दिस इज नॉट एंटी लीगल, एंटी लॉ, बट इट्स एंटी सोशल। समाज स्वीकार नहीं कर रहा है तो उसे कौन मान्यता दिलाएगा? स्टेट मान्यता दिलाएगा। उसकी रक्षा की जिम्मेदारी कौन लेगा? स्टेट लेगा। एक जमाने में अंतर जातीय विवाह या प्रेम विवाह बहुत बुरा माना जाता था। एक समाज में इंटरकास्ट मैरिजेस को बहुत अच्छा लोग नहीं मानते थे। तो आज इंटरकास्ट मैरिजेस को किसने स्टैब्लिश कराया? स्टेट ने स्टैब्लिश कराया, राज्य ने सुरक्षा दी। तो जब भी सामाजिक परिवर्तन आएंगे, जब भी हमारा समाज आगे बढ़ेगा तो तमाम परिवर्तन आएंगे और उन परिवर्तनों को स्थापित करने के लिए राज्य की आवश्यकता है। अगर राज्य नहीं होगा तो वह समाज कभी भी विकसित समाज नहीं हो पाएगा। वह समाज दुनिया की दौड़ में बहुत पीछे रह जाएगा। क्या हो जाएगा? बहुत पीछे रह जाएगा। और आठवां,
क्या एक्सटर्नल सिक्योरिटी जो बाह्य सुरक्षा है हमारी, क्या उसके लिए राज्य की आवश्यकता है या नहीं, ये बताइए। तो क्लियर है भाई, उसके बिना तो होगा नहीं। तो उसके लिए क्या है, राज्य की आवश्यकता एक्सटर्नल सिक्योरिटी के लिए है। और कहते हैं कि ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी और इंडिविजुअल, समाज का या व्यक्तित्व का, किसी व्यक्ति का ऑल राउंड डेवलपमेंट कैसे होगा? क्या बिना राज्य के हो जाएगा? अभी कोविड में लोगों की जान बचाने के लिए जद्दोजहद किसने किया? क्या इंडिविजुअल के बस का था? आज कोविड की जो वैक्सीन लग रही है वो कैसे लग रही है? किसने अवेलेबल कराया? इंडिविजुअल ने। उसके लिए जितना भी रिसर्च एंड डेवलपमेंट है उसे कौन बढ़ावा दे रहा है? राज्य। वह समाज जो आज भी मेन स्ट्रीम में नहीं है, उस समाज को समाज के मेन स्ट्रीम से जोड़ने का काम कौन कर रहा है? राज्य, स्टेट, सरकार। जो आदिवासी समुदाय है हमारा, जो गरीब समाज है हमारा, उसे हम समाज के मुख्यधारा से कौन जोड़ पा रहा है? कैसे? बाय द रिसर्च एंड डेवलपमेंट, बाय अप्रोचिंग देम, बाय वेलफेयर प्रोग्राम्स। आपको मैंने एग्जांपल दिया ना, आज हॉस्पिटल से या कोई भी नई मेडिसिन आ रही है, नया वैक्सीन आ रहा है, कौन करा रहा है ये सब? तो इसके अलावा बहुत सारी चीजें हैं, इसके अलावा और बहुत सारी चीजें हैं। तो मुझे लगता है कि आपको इतना तो समझ में आ गया होगा कि आप इस प्रश्न पे लगभग 200 to 250 वर्ड्स का आंसर लिखेंगे। ठीक है, कोशिश कीजिएगा कि 200 to 250 वर्ड्स का इस पे लिख करके आप मुझे कमेंट सेक्शन में पोस्ट कर दीजिए। इज दैट क्लियर? जरूर कीजिएगा। तो यहाँ पे ये जो इंट्रोडक्शन वाला टॉपिक था, राज्य क्या है और राज्य की आवश्यकता क्या है, ये यहाँ पे समझता। लास्ट में आपको कंक्लूजन लिखना है, ध्यान दीजिएगा, लास्ट में कंक्लूजन लिखना और खुद से लिखना है। ठीक है, 3.5 लाइन आप लिख सकते हैं या 4.5 लाइन आप लिख सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये सेशन समझ में आया होगा, बहुत अच्छा लगा होगा। अभी के लिए यहीं तक। प्लीज कमेंट योर व्यूज कि कैसा लगा आपको ये सेक्शन, और लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। प्लीज दबा के शेयर कीजिए, एकदम हर हाल में शेयर कीजिए, हर बच्चे तक पहुंचाइए। और वो लाइन याद रखिएगा, ना गीता बड़ी है ना कुरान, सबसे बड़ा है संविधान हिंदुस्तान। थैंक यू सो मच, कीप एंजॉइंग, गॉड ब्लेस टू ऑल ऑफ यू। जय हिंद। डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। थैंक यू सो मच।